देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनुज पूरे ऑफिस की थकान लिए वापस अपने घर लौट रहा था। देर रात का वक्त था और वैसे तो ऑफिस से छुट्टी 8 बजे हो ही जाती है, पर आज उसे किसी ज़रूरी काम की वजह से निकलते निकलते थोड़ी देरी हो गई। आज वो तकरीबन 10:15 बजे के करीब श्रृंगगढ़ पहुंचा और वहां से ऑटो लिए डुमनी टर्मिनस पर वो 11 बजे के आसपास पहुंच गया। देर रात का माहौल था, वातावरण वैसे ही सर्दीला किस्म का था। उस समय स्टेशन पर कुछ कर्मचारी और बस अनुज था। खैर अनुज को इन सभी की क्या परवाह होती, उसे तो बस अपने लोकल ट्रेन के आने का इंतजार था। आज वो शायद काफ़ी समय बाद या शायद पहली बार ही इतनी देर रात अकेले किसी लोकल से सफ़र कर रहा था। ये उसके लिए भी थोड़ा नया था। रात के करीब 11:18 पर वो लास्ट लोकल ट्रेन स्टेशन पहुंचे। लोगों का जमावड़ा बेहद कम था और इसी कारण भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे अगर यही सफ़र शायद शाम का होता तो लोगों की कमी नहीं बचती। अनुज वहीं एक दुकान पर नाश्ता कर रहा था और ट्रेन के आने के बाद वो ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गया। यहाँ से अब अनुज का ये रोमांचक सफ़र शुरू हो गया। अनुज जिस बोगी में चढ़ा था वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं था सिवाय एक बूढ़ा शख्स के, जो कि शायद अखबार पढ़ रहा था। अनुज भी उसके दूसरी तरफ वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। वैसे अनुज को उस इंसान में कुछ अजीब लगा, क्योंकि कौन इंसान आधी रात को अखबार पढ़ता है। लेकिन तभी अनुज की नज़र उस आदमी के पढ़ रहे अखबार के पन्नों पर गई। उसके बाद तो जैसे अनुज की सांसें तेज हो गईं। पहली चीज जो सबसे अजीब थी कि उस बूढ़े शख्स ने अखबार को उल्टा पकड़ रखा था। दूसरी चीज कि जब अनुज की नज़र उस आदमी के पढ़ रहे अखबार के पन्नों पर गई तो उसने देखा कि वो अखबार एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप आर्टिकल का न्यूज़पेपर है, जहां तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र होता है, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, काला जादू, वशीकरण जैसे तमाम बातें। उस आदमी को ऐसा करता देख एक पल के लिए अनुज थोड़ा सहम सा गया। खैर उसने सोचा कि कोई पागल आदमी होगा, वरना कौन ऐसे आधी रात को बेतुकों की बातों को पढ़ता है। इसके बाद अनुज वहां से थोड़ा आगे खिसक गया। अनुज अब एक तरफ खिड़की के साइड सीट टिकाए बैठा था। अभी उसने आंखें बंद की ही थी कि तभी एकदम से तेज हलचल हुई और उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। ये चीख इतनी भयानक थी कि अनुज एकदम से जैसे हार्ट अटैक से मरते मरते बचा हो। अनुज जब एकदम से सीट से अलग हुआ तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी उसे याद आया कि यहीं तो उसने अभी थोड़ी देर पहले किसी बूढ़े शख्स को देखा था। अब तो उसके सीट पर वो अखबार पड़ा था। वो आदमी तो वहां से गायब था। ये वाकई काफ़ी चौंका देने वाला किस्सा है, क्योंकि अगर वो बोगी में कहीं और होता तो दिखाई तो ज़रूर देता, और बीच में तो कहीं ट्रेन रुकी भी नहीं थी, जबकि ट्रेन तो इतने अच्छे रफ्तार में है। लेकिन जब उसने उस चीख के बारे में सोचा तब उसे याद आया कि ये चीख कहीं उसी बूढ़े शख्स की तो नहीं जो शायद चलती ट्रेन से कूद गया हो। इस घटना के बाद अनुज बुरी तरह से डर चुका था और अपना सिर पकड़कर एक कोने में बैठ गया। ये वक्त उसके लिए वाकई बहुत डरावना ही था। वो बस उसी शख्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसी वक्त ना जाने कैसे और कहां से उसके पास वो उड़ता हुआ अखबार आ गया। अब अनुज ने उस अखबार को हाथ में पकड़ा तो उसे एक झटका लगा। अनुज ने देखा कि वो अखबार तो बिल्कुल खाली ही था। उस अखबार में कुछ भी नहीं था, लेकिन अखबार को पलटने पर उसने देखा कि इस अखबार में पिशाचनी कहानी लिखी थी। अजीब अजीब तरह की बातें उनमें लिखी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र अखबार के उन्हीं पन्नों के एक छोटे से पॉइंट पर गई। वो लाल रंग का एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन तभी धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वो बिंदु बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे वो बिंदु बढ़ता ही गया। इसे देखते ही अनुज के हाथ से वो अखबार एकदम से छूट गया, क्योंकि वो असल में कोई बिंदु नहीं बल्कि खून की एक बूंद थी। अनुज इसके बाद वापस से सबसे कोने वाली सीट पर बैठ गया। इस वक्त आधी रात के समय वो अकेला था इस बोगी में। ऐसे में उसके साथ कुछ भी होना संभव था। अनुज ने अपने डर को दूर करने के लिए
अपने कान में हेडफोन लगा लिया। हेडफोन लगाने की वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा हटा, लेकिन मामला और उसकी मुश्किलें तो वहीं थी। वो खिड़की की सीट पर बैठकर गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते उसे हल्की सी आंख भी लग गई। स्टेशन आने में अभी 1.5 घंटे का समय था। ऐसे में उसने सोचा कि स्टेशन पर ट्रेन वैसे भी लंबे समय के लिए रुकेगी, इससे अच्छा है कि हल्की सी नींद ही ले ली जाए। उसने अभी अपनी हल्की आंखें बंद की थी कि तभी अचानक से किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ के पड़ते ही वो एकदम से तिलबिला उठा। एक तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से किसी ने उसे इस तरह उठा दिया था। लेकिन 2 सेकंड बाद ही उसे ट्रेन के गेट पर एक हाथ लटका हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथ के बल ट्रेन से बाहर लटका हो। ये दृश्य बाकी में बहुत ही भयानक था। अनुज कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे ये सब बिल्कुल किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अनुज अब काफी डर चुका था। उसने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बजे का समय था। अब यहाँ से 1 घंटे और लगने वाले थे। वो हैरान परेशान एक जगह पर बैठा था। वक्त गुजरता जा रहा था। अनुज वापस खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रहा था। उसने जब वापस अपनी नज़र उस बोगी में दौड़ाई तो उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ा शख्स एक बार फिर उसी तरह अखबार पढ़ रहा था। ये सब अनुज के लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी। अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह कोई आदमी बार बार चलती ट्रेन में भला कैसे आ जा सकता है। अनुज समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने अपने मन के डर को दर्शाना ठीक नहीं समझा। वो बस शांति से बैठा रहा, लेकिन माहौल एकदम से अब अशांत हो गया था। उसी वक्त अचानक से उस ट्रेन के हैंगर अपने आप हिलने लगे और लाइट भी फ्लिक करने लगा। अनुज को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सीट ऊपर नीचे हो रही हो। कुछ इसी तरह का माहौल उसके साथ भी था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये सिलसिला भी थम गया। इसके बाद अनुज को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ ही देर बाद उसी अखबार के पीछे से एक आवाज आई, दर्द और मौत संकेत जरूर देते हैं। ये आवाज सुनकर अनुज बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तभी तेज हवा के कारण वो अखबार उस बूढ़े शख्स के चेहरे के सामने से हटकर ट्रेन के बाहर चला गया। और इसके साथ ही उस बूढ़े शख्स का चेहरा देखकर अनुज कांप कर रह गया। अनुज ने देखा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। ना तो उसका चेहरा इंसानों जैसा था और ना ही उसके शरीर की बनावट। उस बूढ़े शख्स का आधा चेहरा तो था ही नहीं और बचे हुए आधे चेहरे पूरी तरह कंकाल का था। लेकिन तभी वही बूढ़ा शख्स एकदम पुतले की तरह खड़ा रहता हुआ जोरदार हंसने लगा। उसकी हंसी भी ऐसी थी जो उस अंधेरी रात में अनुज के होश उड़ा रही थी। अनुज अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी वो बूढ़ा शख्स ट्रेन के हैंगर से उल्टा लटकने लगा और बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसका चेहरा भी इतना भयानक था कि कोई भी आदमी देख ले तो बुरी तरह से कांप उठे। इसके कुछ देर बाद ही अनुज का हाथ ट्रेन के एक दरवाजे से चिपक गया, जहां से चाहकर भी वो हट नहीं पा रहा था। उसने कोशिश तो काफ़ी की पर वो हट ही नहीं पा रहा था। वो बूढ़ा शख्स भी सीधा चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। अनुज का एक हाथ ट्रेन के दरवाजे के हैंगर से चिपका हुआ था। अगर गलती से भी अनुज फिसल जाता तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपना हाथ वहां से हटा ले। एक बार अनुज ने एक जोरदार झटके से हाथ को हटाना चाहा तो अनुज लगभग दरवाजे के बाहर गिर चुका था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे दरवाजे के बाहर से किसी ने उसे धक्का दिया और अनुज ट्रेन के अंदर आ गया। अनुज के डर की अब कोई सीमा नहीं थी। वो समझ चुका था कि ये जो भी हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। अनुज ने किस्मत का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा था। लेकिन खतरा अभी टला कहाँ था। थोड़ी देर बाद अनुज ने खिड़की से देखा कि पटरियों पर कोई भाग रहा है। उसे देखकर अनुज और भी ज़्यादा चौंक गया और देखते ही देखते वो शख्स अब अनुज के खिड़की के पास आ चुका था। वो वही बूढ़ा आदमी था जो ट्रेन में अखबार पढ़ रहा था। इसके बाद अनुज खिड़की से हटा और फिर थोड़ा दूर जाकर छिप गया। उसने सोचा
अभी स्टेशन पहुंचने में 20 से 25 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर जिंदा बचना है तो उस बूढ़े आदमी से उसे दूर रहना होगा। इसलिए अनुज वहीं किसी सीट के पीछे दुबक कर चुपचाप बैठ गया। अचानक उसी वक्त उस बोगी में पता नहीं कहां से किसी नारियल की तरह कटा हुआ सिर आ गिरा। कटे हुए सिर का इस तरह बोगी में गिरना बहुत ही दिल दहला कर रख देने वाला था। अनुज हल्का जब सिर से उठा तो जैसे एकदम से वो बुरी तरह से कांपने लगा। अनुज ने देखा कि इस बार भी वही बूढ़ा आदमी सबसे आगे की सीट पर बैठा हुआ है, पर उसका सिर धड़ से अलग है, यानी कि वो अब सिर कटा शैतान था। अब उसका कटा हुआ सिर उसके बगल वाले सीट पर रखा था। इसके बाद तो अनुज हिल भी नहीं पा रहा था, पर वो कटी मुंडी अपने आप किसी गेंद की तरह गोल गोल घूमने लगी और घूमते हुए अब सीधा अनुज के सामने एक डरावनी शक्ल के साथ हाजिर हो गई। इसके बाद वो आदत धड़बे वहां से खड़ा हुआ और धीरे धीरे करके अनुज की तरफ बढ़ने लगा। अभी 1.5 मिनट का समय बाकी था। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंच जाती, अनुज दूसरे दरवाजे की तरफ भागा जो उसके पीछे था। वो कटा हुआ धड़ अनुज के कदम को महसूस करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो अनुज के एकदम करीब पहुंच चुका था। वो लगातार अनुज को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर सिर के ना होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी वक्त ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई और फिर धक्का लगा और फिर अनुज चलती ट्रेन से प्लेटफार्म पर जा गिरा। इससे उसे चोट तो आई, पर उसकी जान बाल बाल बची, क्योंकि अगर यही धक्का उसने थोड़ी देर पहले दिया होता तो अनुज मौत के घाट उतर जाता। अनुज डरते कांपते स्टाफ ऑफिस पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद सभी लोग भागते उस बोगी में घुसे, पर उन सभी को वो अखबार ही एक सीट पर पड़ा मिला। उसके अलावा वो बोगी पूरे के पूरे खाली थे। वो क्या था उसे समझ पाना आज भी अनुज के लिए बहुत ही मुश्किल है, पर जो भी हो, अनुज उस रात के बाद कभी हिम्मत नहीं करेगा ऐसे ही किसी लास्ट लोकल में चढ़ने का, क्योंकि अगली बार शायद इतना समय इंतजार किए बिना अनुज का काम तमाम हो सकता है। दोस्तों, आज मैं काफ़ी खुश था। वो क्या था कि आज मेरे मामा की लड़की को बेटी हुई थी और मैं आज ही के दिन मामा बन गया था। वो मेरी ज़िंदगी का एक खुशनुमा किस्सा था और मैं उसी से मिलने के सिलसिले में दक्षतपुर आया था, और ये कस्बा हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर था। तो ऐसे में मैं और मेरा खास यार अनिकेत हम बस से आए थे, लेकिन जाते समय पता चला कि यहाँ से नाइट की कोई बस ही नहीं है। तो इस हालत में हमें पहले तो दक्षतपुर से बस पकड़नी होगी और फिर रेलवे स्टेशन जाना होगा, और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम सीधा अपने गांव विराटनगर पहुंच जाएंगे। वैसे तो यहाँ आते समय भी सफ़र ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था, पर उम्मीद थी कि अब हम अच्छे से लौट जाएंगे। दीदी से मिलने के बाद हम खुशी खुशी हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से नीचे आ गए और उसके बाद अस्पताल के सामने से एक ऑटो पकड़कर बस स्टैंड के लिए निकल गए। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते हमें 5 बजने को आए थे। ऐसे में हमें पता चला कि आखिरी बस शाम के 8 बजे के बाद गुजरने वाली है, जिसके आने में अभी भी टाइम बचा हुआ था। फिर हम वहीं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने लगे, पर कुछ देर एक पुलिस वाला हमें घूर रहा था, मानो हम कोई चोर हैं। मेरी पलकें भी मेरी इच्छा के बिना ही उसकी आंखों से टकरा जाती। फिर वो पुलिस वाला हम दोनों के पास आया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, अबे ओ 1.5 पसली के, यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ, आते जाते लोगों को घूर रहे हो। चलो पुलिस थाने, तुम दोनों का अभी ठिकाने लगाता हूँ। फिर किसी तरह उस पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर मैंने उसे शांत किया और पूरी बात बताई। वो पुलिस वाला थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान था, तो वो बिना कुछ सोचे बोले ही चुपचाप वापस ड्यूटी पर लग गया। सफ़र की शुरुआत में ही पहली टाइम मरते मरते बचे। कुछ देर और बैठे रहने के बाद बस स्टैंड पर बस भी पहुंच गई और मैं और अनिकेत बस में चढ़ गए। हमने देखा कि बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ गिने चुने यात्री ही बचे हुए थे। फिर उस बस का कंडक्टर हमारे पास आया और एड्रेस पूछने लगा कि हमें कहाँ पर जाना है। तो मैंने धीरे से कहा, भैया जी, आप हमें ब्रिजपुर रेलवे स्टेशन के बगल में उतार देना। जैसे उस कंडक्टर ने मेरे मुंह से उस रेलवे स्टेशन का नाम सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया कि जैसे मैंने उसके बारे में कुछ गलत कह दिया हो। फिर मैंने विराटनगर के बारे में पता किया तो उस कंडक्टर ने कहा, मुझे नहीं मालूम,
फिर वो आगे चला गया, मगर ड्राइवर के चाल चलन एक पल में ही बदल सा गया था। फिर बस रेलवे स्टेशन के पास रुकी तो मैं और अनिकेत बस से नीचे उतर गए और उतरते समय उस कंडक्टर ने बहुत धीमे से स्वर में कहा, भगवान इनकी रक्षा करे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बस से नीचे उतरने के बाद बस का वो कंडक्टर पीछे मुड़ के बार बार मेरी ओर देख रहा था। मैंने खास ध्यान नहीं दिया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेरा दोस्त अनिकेत और मैं रास्ते को ढूंढते हुए हम दोनों किसी तरह उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर इस समय तो ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं टिकट काउंटर पर गया तो मुझे पता चला कि विराटनगर जाने वाली ट्रेन यहाँ की एक सेकंड लास्ट ट्रेन होती है। समय के बारे में पूछने पर पता चला कि उस लोकल ट्रेन का निर्धारित समय तो 12:15 बजे का है। फिर मैं और अनिकेत टिकट काउंटर से एक एक टिकट खरीदने के बाद वहाँ एक लोहे के बेंच पर बैठ गए और ट्रेन का प्लेटफार्म पर आने का इंतज़ार करने लगे। एक जगह बैठे बैठे अब मैं तो उबने लगा था तो मैं उस स्टेशन के आजू बाजू में ही टहलने लगा। यूं ही टहलते हुए मेरे पेट में बहुत जोर की गुदगुदी होने लगी। भूख को मिटाने की फिराक में अभी मैं प्लेटफार्म पर इधर उधर घूमते फिरते स्टेशन से थोड़ा दूर आ गया। फिर इसी बीच मेरी नज़र स्टेशन पर बने एक कंटेनर पर पड़ी तो उस कंटेनर के अंदर से अचानक अजीब सी आवाज़ आई। उस कंटेनर का नंबर 777 था। फिर मुझे कुछ कर्मचारी लोग उस कंटेनर की तरफ भागते नजर आए। जैसे उन्होंने उस कंटेनर को खोला तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगा और उनके शरीर से कटकटाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया। तभी मेरे पीछे पीछे अनिकेत भी उसी जगह पर आ गया जहाँ मैं खड़ा था। तभी मैंने अनिकेत को उस कंटेनर की तरफ देखने को कहा और इतने में ही मेरी आंख में मुझे बहुत तेज जलन हुई और मैं अपनी आंख को मसलने लगा। ऐसा लगा मानो मेरी आंख में कोई छोटा मोटा जहरीला कीड़ा घुस गया हो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अनिकेत पटरी के बीच में पड़ा था और ट्रेन कभी भी पहुंच सकती थी। अनिकेत की दशा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। तभी पटरियां एकदम से कपकपाने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि ट्रेन आ रही है और वो अनिकेत को कुचलकर आगे बढ़ सकती है। इससे पहले ही मैंने अनिकेत को सहारा दिया और उसे पटरी के ऊपर से नीचे उतार लिया। फिर ट्रेन बहुत ही स्पीड से निकल गई और पटरी के बीच में खड़े कुछ मजदूरों को एकदम से कुचल दिया। तभी मेरे मुंह से तेज चीख निकल गई। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा और ऊपर से अनिकेत तो पहले से ही घायल पड़ा था। फिर एक बार मैंने उस कंटेनर की तरफ देखा तो मुझे एक बहुत ही तेज रोशनी दिखी और उस तेज रोशनी के असर से मेरी आंखें फड़फड़ाने लगी और मुझे अपनी आंखों में बहुत ही तेज जलन हुई। मैं फिर से अपनी आंखें मसलने लगा और अब की बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अनिकेत का एक पैर पकड़े मैं उसे घसीट रहा था और उसे बीच पटरी पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने अपने आप को ही ये करतूत करते देखा तो मेरा माथा ही ठनक गया। अब सब कुछ हद से आगे निकलता जाने लगा कि तभी मैं घुटनों के बल बैठ गया और अनिकेत से बोला, भाई भाई तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनिकेत ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंख मत मसलना और उस कंटेनर की ओर मत देखना। मैं अनिकेत से और कुछ पूछ पाता इससे पहले मुझे दोबारा अपनी आंखों में बहुत जोर की जलन होने लगी। मैंने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि मैं आंख ना मसल सकूं। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी देर आंख में जलन होने के बाद वो थम गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो इस बार सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले था। अनिकेत अभी भी घायल पड़ा था। अनिकेत दर्द से तड़प रहा था और उसकी हालत मुझे डरने पर बेबस कर रही थी। मैंने अनिकेत को सहारा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे पटरों से दूर कर दिया। मदद पाने के लिए मैंने बहुत आवाज़ लगाई मगर मेरी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। तभी एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये स्टेशन का कोई कर्मचारी ही था। तभी वो हम पर चढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है कि इस कंटेनर के पास आना सख्त मना है, अब भुगतो अपनी मौत को। इतना बोलकर वो आदमी हवा में छू मंतर हो गया। तभी मैं अपने गले को टटोलने लगा। वो क्या था, मैं हमेशा माँ दुर्गा का ताबीज अपने गले में बांध कर रखता था, लेकिन आज गले में कुछ भी नहीं था। शायद उस पुलिस वाले ने जब मेरा शर्ट पकड़ा था तब वो खुलकर नीचे गिर गया था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उन पटरों से थोड़ा आगे एक बस खड़ी दिखी और उस बस की लाइट जल रही थी। यानी कि स्टेशन पर पहुंचने से तो अच्छा था हम इस बस में बैठ जाते, जो होगा वो देखा जाएगा। और यही सब सोचकर मैंने अनिकेत को पकड़ा और उसे लेकर उस पुरानी सी बस के अंदर चढ़ गया। अनिकेत के कपड़े खून से भीगे हुए थे।
उसके सर में गहरी चोट लगी हुई थी। तभी हम दोनों पटरी के पास वाले सड़क के पास पहुंचे। वो सड़क काफ़ी कच्ची सड़क थी। खैर हम उस बस में चढ़ गए तो हमने देखा कि आधी बस में लोहे के कुछ पार्ट्स पड़े थे और उन पार्ट्स को देखकर लग रहा था मानो ये बस किसी यात्री के लिए नहीं बल्कि किसी पार्ट्स डिलीवरी के लिए चलती है। बस में काफ़ी सीट्स खाली पड़ी थी और कुछ लोग भी बैठे दिख रहे थे और उन लोगों की गर्दन उनके धड़ से नीचे लटक रही थी। मैं अनिकेत का हाथ पकड़कर उसे एक खाली सीट पर ले गया और फिर बस भी खुल गई। ड्राइवर ने जैसे बस को निकाला और इतने में मेरी नज़र उस बस में पड़ी एक लाल पोटली पर पड़ी और जैसे मैंने उस लाल पोटली को देखा तो बस का एकदम से ब्रेक लग गया और बस रुक गई। पता नहीं क्यों लेकिन फिर बस के अंदर लगी लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। जैसे लाइट ऑन ऑफ हो रही थी तो सब कुछ मानो एक पल के लिए दिखता तो दूसरे ही पल आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लगती, यानी बस की कोई वस्तु नजर ही नहीं आ रही थी। फिर 1 मिनट के लिए पूरी की पूरी बस के अंदर बहुत जोरदार अंधेरा छा गया। वो अंधेरा कुछ समय के लिए टिका और फिर अचानक उस बस की लाइट फिर से ऑन हो गई और इस बार मैंने देखा कि बस में बैठे सारे के सारे मुसाफिर लोग अब गायब हो चुके थे। सभी यात्री अब नजर नहीं आ रहे थे। उस लाल पोटली के पास एक महिला बैठी थी जिसके बाल लाल कलर के थे। फिर मेरे और अनिकेत के ऊपर कोई चीज मंडराने लगी और धीरे धीरे हम उनके अंदर फंसने लगे। हमें एहसास हुआ कि ये उसी औरत के बाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसके बाद मेरा जी घुटने लगा। अब मुझे बेचैनी हो रही थी और मेरी सांसें अटकने लगी। मैं बेबस होकर उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगा तो उस औरत ने कहा कि तुम लोगों को ये लाल पोटली किसी भी तरह 777 कंटेनर के अंदर पहुंचानी है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये पोटली तुम्हें आग से जला देगी। मैं इतना ही सुन पाया। फिर हम दोनों की सांसें फूलने लगी और फिर हम बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हम खुले आसमान के नीचे सड़क पर पड़े थे और हमारे बगल में वो लाल पोटली थी। मैं अच्छे से जानता था कि अगर हमने इस लाल पोटली को ठिकाने तक नहीं पहुंचाया तो फिर आज हमारी मौत पक्की है। स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उसकी रोशनी अभी भी दिख रही थी। एक मुसीबत से पीछा छुड़वाया तो फिर दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। शायद हमें इस बस के अंदर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। फिर हमने ना चाहते हुए भी उस लाल पोटली को उठाया। उसके अंदर ज़्यादा वजन तो नहीं था लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इसमें कौन सी मुसीबत को फंसाया गया है। एक बार के लिए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो बस अब एक खंडर बन चुकी है। जहाँ पर कुछ समय पहले मैंने उस बस की हेडलाइट को जलते हुए देखा था तो अब वही बस एकदम स्थिर खड़ी थी जैसे सालों से वो यहीं खड़ी रहती हो। मैं उस लाल पोटली को लेकर धीरे धीरे उस कंटेनर के पास पहुंचा तो अचानक ही वहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो सभी यहाँ के मजदूर हैं, लेकिन उन सभी के कपड़े फटे हुए थे और उनकी गर्दन उनके धड़ से नीचे लटक रही थी। और जैसे उन सभी की नज़र मेरे हाथ में दिख रही उस लाल पोटली पर पड़ी तो वे एकदम से मेरे ऊपर टूट पड़े। वो सभी उस लाल पोटली को छीनने की कोशिश कर रहे थे और उन सभी की ताकत के सामने मैं किसी तिनके के समान था। तो मैंने उस पोटली को वहीं गिरा दिया और जैसे वो पोटली नीचे गिरी तो उसके अंदर से एक मरा हुआ बच्चा बाहर निकला। मैं उन्हें सिर्फ देखता रहा और फिर मेरी आंखों के सामने ही अनिकेत इन सबको सह नहीं पाया और वहीं पर बेहोश हो गया। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर हम कुछ देर और यहाँ पर रुके तो मैं और अनिकेत बहुत ही जल्द इन शैतानों का भोजन बन जाएंगे। फिर मैंने अनिकेत को सहारा दिया और निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आज हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ चुकी थी। मैं और अनिकेत अचानक एक मालगाड़ी से टकरा गए। ताज्जुब करने वाली बात तो ये थी कि हमें मालगाड़ी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। इत्तेफाक कहें यह भगवान का उपकार कि हम दोनों मालगाड़ी से टकराकर पटरी से नीचे गिरे और उसी कंटेनर 777 के सामने हम बेहोश हो गए। दोस्तों, फिर जब मेरी आँख खुली तो इस घटना को 9 महीने बीत गए थे। 3 महीने हॉस्पिटल और 6 महीने घर पर बिताने के बाद मुझे होश आया। खैर उस दिन हम दोनों मरते मरते बचे, लेकिन आज तक मैं उस कंटेनर और उस महिला की असली कहानी को बिल्कुल भी नहीं जान पाया और ना ही मैंने उसे जानने की कोशिश की। दोस्तों, उस रात जब मैं घर में बैठकर टीवी में भूतिया फिल्म देख रहा था कि तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। पापा की आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत ही टीवी बंद कर दी और मम्मी के पास आकर बैठ गया। दरअसल पापा को टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उनके सामने कोई भी टीवी नहीं देखता था। इसी वजह से मैं टीवी बंद करके मम्मी के पास आ गया। अभी मैं मम्मी के पास बैठा ही था कि तभी पापा ने मुझे एक थैला देते कहा कि कल सुबह तुम ये थैला रामू काका के घर दे आना।
पापा के इतना कहने पर मैंने कहा कि ठीक है पापा। फिर हम सभी खाना वाना खाकर सो गए और जब सुबह आँख खुले तो अब सुबह हो चुकी थी। तो मैं उठकर रामू काका के घर जाने के लिए तैयार होने लगा और कुछ समय बाद मैं उस थैले को लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। घर से स्टेशन कुछ ही दूरी पर था तो मैं पैदल स्टेशन की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टेशन की ओर ही जा रहा था तो मैंने सोचा सुलेमान को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। दरअसल सुलेमान मेरा एक अच्छा दोस्त था और वो घूमने का बहुत ही शौकीन था, तो इसलिए उसे अपने साथ ले जाना मैंने ठीक समझा। यही सोचकर जब मैं सुलेमान के घर पहुंचा तो सुलेमान अपनी अम्मी के पास बैठा हुआ था और जब सुलेमान ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गया। सुलेमान के पास आते ही मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मेरे इतना कहते ही सुलेमान बिना किसी सवाल जवाब किए वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर हम दोनों थाना स्टेशन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर हमने टिकट ली और टिकट लेकर हम दोनों वहीं पर एक बेंच पर बैठ गए और हम दोनों ट्रेन का वेट करने लगे। अभी हम दोनों स्टेशन पर ट्रेन का वेट ही कर रहे थे कि तभी सुलेमान ने मेरे हाथ में थैले को देखकर उसने कहा कि क्या है इस थैले में। सुलेमान के इतना कहने पर मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है इसमें, पर इसी वजह से हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही जब हम दोनों ट्रेन के अंदर गए तो ट्रेन के अंदर गिने चुने ही लोग थे, क्योंकि ये ट्रेन उड़िया स्टेशन से आ रही थी, यानी कि ये ट्रेन का दूसरा स्टॉप था। और यही वजह थी कि इस ट्रेन में कुछ ही लोग थे। तो मैं खिड़की के पास की सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे हम दोनों सीट पर बैठे तो वैसे ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी। 10 घंटे ट्रेन का सफ़र करने के बाद जब ट्रेन चिंदौली स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन से उतरने लगे और जैसे मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो वैसे ही मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैंने सुलेमान से कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरे इतना कहने पर सुलेमान ने कहा कि मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सुलेमान के इतना कहने पर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि इस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर जैसे हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे तो वैसे ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल गई। अब हम दोनों इस स्टेशन पर अकेले मौजूद थे। हम दोनों ये देखकर हैरान थे कि स्टेशन पर कोई भी नहीं था और यही सोचते हुए हम दोनों स्टेशन के बाहर आ गए। स्टेशन के बाहर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सुलेमान ने मुझे पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। सुलेमान के इशारा करते ही जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। उसे देखकर जब मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी को आवाज़ देने लगा, भाई साहब, पर उस आदमी ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उस आदमी के सर से चादर हटा दी। उस चादर के हटते ही जो हमने देखा तो उसे देखकर तो हम दोनों की रूह कांप उठी और वहाँ से भागते हुए हम जाने लगे। दरअसल हमने देखा कि हम जिसे उठाने की कोशिश कर रहे थे वो किसी इंसान की डेड बॉडी थी जिसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। अभी हम दोनों उसी को देख रहे थे कि तभी अचानक से उस आदमी की आंखें खुल गई। उसे इस तरह देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागते हुए जाने लगे। अब भागते भागते हम दोनों उस स्टेशन से काफ़ी दूर आ गए थे और अभी हम दोनों डरे सहमे आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर जब हम दोनों ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। उस ऑटो को आता हुआ देखकर हमें थोड़ी राहत मिली कि अब हम रामू काका के घर जा सकते हैं और यही सोचकर हम उस ऑटो को रोकने का इशारा करने लगे। इशारा करते ही वो ऑटो आकर हमारे पास रुकी। ऑटो के रुकते जब मैंने उस ऑटो ड्राइवर को देखा तो वो मुझे कुछ अलग ही तरह का दिख रहा था। अभी मैं उस ऑटो ड्राइवर को देख रहा था कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि कहाँ पर जाना है आपको। उसके इतना कहने पर मैंने कहा कि मुझे सुमेरपुर जाना है। मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने हमें ऑटो के अंदर बैठने का इशारा किया। उस ऑटो ड्राइवर के इशारा करते ही हम दोनों ऑटो के अंदर बैठ गए और ऑटो के अंदर बैठते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर आगे की तरफ जाने लगा। ऑटो ड्राइवर से बातों ही बातों में हमने हमारे साथ घटी सारी बात बताई।
मेरी बात सुनकर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि रात होते ही यहाँ पर घर से कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात होते ही यहाँ पर भूतों का वास होता है। इतना बोलते हुए जब उस ऑटो ड्राइवर ने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, जिससे वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उस आदमी का ये रूप देखकर हम दोनों चलती ऑटो से नीचे कूद गए और ऑटो से नीचे कूदते ही वो ऑटो आगे जाकर रुक गई। ऑटो के रुकते वो ऑटो ड्राइवर निकलकर हमारी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों उठकर वहां से भागने लगे। दरअसल ऑटो से कूदने की वजह से सुलेमान के पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। हालांकि मैं भी चलती ऑटो से नीचे कूदा था, पर मुझे कोई भी चोट नहीं आई। पर हम दोनों जैसे तैसे करके उस ऑटो ड्राइवर से बचकर वहां से निकल आए। अभी हम दोनों आगे बढ़े ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो घर के बाहर कुछ पका रही थी। और उस औरत को देखकर हम दोनों ने एक चैन की सांस ली कि शायद हमें यहाँ पर मदद मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों उस औरत के पास गए तो हमने देखा कि उस औरत ने सर पे पल्लू रख रखा था और वो चूल्हे में कुछ भूंज रही थी। अभी मैं उस औरत से बोलने ही वाला था कि तभी उस औरत ने कहा कि आ गए तुम दोनों। उस औरत की बात सुनकर हम दोनों घबरा गए कि इस औरत को हमारे बारे में कैसे पता। अभी हम यही सोच में थे कि तभी उस औरत ने कहा, क्या तुम्हें भी वो दोनों मिले थे? उस औरत के इतना कहने पर मैंने उस औरत से कहा कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी तरह दो लोग आए थे, उन्होंने ही मुझे बताया था। और जब तुम दोनों वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी मैंने तुम दोनों को देख लिया था। उस औरत के इतना कहने पर मैंने उस औरत से कहा, क्या आज की रात हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने कहा कि ये सब आपके लिए ही है, मैं तो बाहर ही रहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि तभी उस औरत ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए घर के अंदर जाने का इशारा किया। उस औरत के इशारा करते ही सुलेमान घर के अंदर चला गया, क्योंकि घर के बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सुलेमान के अंदर जाते ही जब मैं भी उस घर के अंदर गया तो घर के अंदर जाते ही अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। और दरवाजे के बंद होते ही हम दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। अभी हम दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी बाहर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों समझ गए कि हम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक डायन है। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह फंस गए थे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे बचकर निकले। यही सब सोचते हुए मैं दीवार के पास बैठ गया और जैसे मैं दीवार के पास बैठा तो वैसे ही मेरी नज़र सामने दीवार की तरफ गई, जिसे देखकर मैं सहम गया। और जब मैंने सुलेमान को उस तरफ देखने को कहा तो उसे देखकर तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल हमने देखा कि सामने दीवार के पास दो डेड बॉडी पड़ी थी जिसका सर ही नहीं था। अब ये देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और अभी हम दोनों की नज़र उन डेड बॉडियों पर ही थी कि तभी हमें उस दीवार के पास किसी के हाथों के पंजे दिखाई दिए। उसे देखकर डर से अब हम दोनों की आवाज़ भी बैठ गई थी कि तभी अचानक ही दरवाज़ा खुला। और दरवाजे के खुलते ही जैसे हम दोनों वहाँ से भागने वाले थे कि तभी वो औरत घर के अंदर आ गई और वो बड़ी सी थाली में कुछ लेकर हमारे पास जब वो औरत आई तो हमने देखा कि उस थाली के अंदर किसी आदमी का सर था। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते कि तभी उस औरत ने कहा, ये वही है जिसने मुझे उन दोनों के बारे में बताया था। इतना बोलकर वो औरत उन दोनों डेड बॉडी को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर चली गई। उस औरत के घर से बाहर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे के बंद होते ही जब हम दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे तो हमारे लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब हम दोनों उसी दरवाजे के पास बैठ गए थे कि तभी सुलेमान ने कहा, भाई अब हम दोनों भी मारे जाएंगे उस औरत के हाथों। सुलेमान के इतना कहने पर मैंने सुलेमान को कहा, हम दोनों यहाँ से बचकर निकलेंगे, तो शांत रहे। अभी मैं सुलेमान को यही बोलकर शांत कर रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ देखकर मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। और जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो मेरी ही तरह कोई था जो यहाँ पर आकर फंस गया था।
उसे देखकर लग रहा था कि वो हमारी ही तरह डरा सहमा हुआ था। तो मैंने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने अपने साथ घटी घटना की सारी बात बताई। उसकी ये बात सुनकर हमें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि किसी के बीवी और बच्चे को सामने मार दे और वो कुछ ना कर पाए तो वो दुख जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। दोस्तों, ये सब बातें बताते बताते उसके आंखों से आंसू निकल गए और साथ ही ये भी बताया कि वो पिछले 15 दिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो निकल ही नहीं पाया। अब उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम किन दोनों की बात कर रहे हो? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से बाहर जाने का एक और दरवाज़ा है, पर उस दरवाजे पर उसी औरत की तरह वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। जैसे ही कोई उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वैसे ही वो औरत उसे मार के उसका खून पी लेती है और साथ ही उसके सर को धड़ से अलग करके उसका सर भूंज कर खा जाती है। अब उस आदमी की ये बात सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। तो मैंने उस आदमी से कहा कि कहाँ पर है दूसरा दरवाज़ा? मेरे इतना कहने पर वो आदमी हमें उस दरवाजे के पास लेकर पहुंचा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उस आदमी से कहा कि दरवाजे के पास तो कोई भी नहीं है। मेरे इतना कहने पर जब उस आदमी ने दरवाजे के पास देखा तो कोई भी नहीं था, जिस पर उस आदमी ने बताया कि वो औरत हमेशा इसी दरवाजे के पास बैठी रहती थी। मुझसे पहले जो भी यहाँ पर आकर फंसे थे वो उस औरत के हाथों मारे गए और उस औरत को दरवाजे के पास ना देखकर हम तीनों आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर उस घर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम तीनों दबे पांव वहाँ से जाने लगे कि तभी मेरी नज़र उस औरत पर गई। तो हमने देखा कि वो दोनों औरतें कुछ खा रही थी। उन्हें खाता हुआ देखकर उस आदमी ने बताया कि वो किसी इंसान का सर भूंजकर खा रही हैं। अगर हम यहाँ पर रहते तो उस सर की जगह हमारा सर होता। अभी हम तीनों वहाँ से छिपते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी सुलेमान को छींक आ गई और सुलेमान के छींकते ही वो दोनों औरतें हमारी तरफ देखने लगी। उनके देखने से पहले ही हम वहीं पेड़ के पास छिप गए। सुलेमान की छींक सुनकर वो औरत दरवाजे की तरफ जाने लगी। उस औरत को जाते हुए देखकर मैंने सुलेमान से कहा कि थोड़ा छींक को रोक लेता। अभी मैं सुलेमान से यही बोल रहा था कि वो औरत हमें घर के अंदर ना देखकर वो औरत दूसरी औरत के पास गई और उन्हें बताने लगी कि घर के अंदर कोई नहीं है। अब ये सुनकर वो औरत हमें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन दोनों से छिपते छिपाते हम वहाँ से निकलकर काफ़ी दूर आ गए कि तभी हमें एक मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर को देखकर हमें लगा कि रात बिताना यहीं पर ठीक होगा, क्योंकि वो डायन मंदिर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब ये सोचकर हम तीनों उस मंदिर की तरफ जाने लगे। अभी हम तीनों उस मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमें उस आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो ये तो वही औरत थी जिनसे बचकर हम भाग रहे थे। देखते ही देखते वो औरत भी आ गई थी और उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैंने सुलेमान को उस मंदिर की तरफ भागने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर सुलेमान भागते हुए मंदिर के अंदर गया और हम दोनों के मंदिर के अंदर घुसते ही वो औरत वहीं पर बाहर रुक गई और कुछ समय बाद वो दोनों उस आदमी को अपने साथ लेकर चली गई और हम दोनों कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हम दोनों उसी मंदिर में बैठकर सुबह होने का वेट करने लगे। इंतज़ार करते हुए हम दोनों की आंख लग गई और जब सुबह आंख खुली तो सामने कई लोग खड़े थे। उन्हें देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मेरे खड़ा होते हुए उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम कहाँ से हो? तो उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर जैसे शाम के 6 बजते हैं तो वैसे ही घर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत डायन रात में घूमती रहती हैं, इसलिए रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर हम दोनों वहीं से घर लौट आए और फिर कभी भी रामू काका के घर आने का हमने नाम ही नहीं लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।